हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका वैभव 100 में स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो आपने वैभव 100 के मेंस का जो पेपर दिया है 18/5/2022 को, उसके पेपर का आज हम लोग रीजनिंग का डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन कौन सा सवाल आपने बनाया है और क्या आपने सही बनाया है, क्या गलत बनाया है। तो आज आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग आज शुरुआत करते हैं अपने पेपर को। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन जो आपको परीक्षा में पूछा गया था, यह क्वेश्चन आपको एनालॉजी से है। आपका यहाँ पे आपको देख रहे होंगे कि AZW GFC मतलब AZW इज टू GFC प्रोपोर्शन LSM। तो यहाँ पे अगला 3 डिजिट कौन सा होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें किया क्या गया है, तो A को रिलेट किया गया है G के साथ, प्लस A का पोजीशन 1 होता है। आपको A का पोजीशन 1 होता है, Z का पोजीशन 26 होता है और W का पोजीशन 23 होता है। G का पोजीशन 7 होता है, F का 6 होता है और C का 3 होता है। और आप जानते हैं कि अगर आप जनरल कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट हैं, अगर जनरल कॉम्पिटिशन का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये पोजीशन आपको याद होना चाहिए अल्फाबेट का। तो यहाँ पे क्या किया गया, +6 किया गया। A का पोजीशन +6 G हो जाएगा। Z का पोजीशन 26 होता है, उसमें 6 जोड़ोगे तो F आ जाएगा। और 23 में जब 6 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, C आ जाएगा। उसी प्रकार हम लोग L का पोजीशन 12 होता है, S का 19 होता है और M का 13 होता है। और इन सब के पोजीशन में +6 आपको कर देना है। जैसे 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18 का मतलब हो जाएगा R, 19 में 6 जोड़ोगे तो 25 का मतलब होता है Y, और अगर 13 में 6 जोड़ोगे तो 19 और 19 का मतलब होता है S। तो आंसर हो जाएगा R, Y और S। तो पहला सवाल जो आपका था उसका आंसर होगा R, Y और S, ऑप्शन नंबर C। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 जो आपके पेपर में था, वो देखिए ये भी एनालॉजी का सवाल है, ये नंबर एनालॉजी है आपका। इसमें क्या किया गया है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ n/6n का फॉर्मूला लगाया गया है। मतलब n का वैल्यू 24 है, इसमें इंटू 6 कर दोगे तो 144 आ जाएगा। उसी प्रकार n का वैल्यू 35 है, इसमें इंटू 6 कर दोगे तो 210 आ जाएगा। तो कौन सा इस ऑप्शन में से नंबर लिया जाए जिसमें 6 से गुना करने पर 174 आ जाए। तो इसके लिए क्या उपाय है, तो 174 को 6 से डिवाइड कर दीजिए। 6 2 जा 12, रिमाइंडर आ जाएगा कितना 5, यहाँ 4 ले लीजिए। 6 9 जा 54, ये कट जाएगा मतलब 29। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 29 अगर रहता तो इंटू 6 करते तो 174 हो जाता आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग अब मूव करते हैं। अगला सवाल जो हमारा है, ये आपको देखिए ऑडमैन आउट का क्वेश्चन है आपका, जिसमें आप लोगों ने क्लासिफिकेशन एक चैप्टर पढ़ा है ना, इसको ऑडमैन आउट बोलो या क्लासिफिकेशन बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्लासिफिकेशन चैप्टर का एक सवाल है जिसमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, और इन 4 ऑप्शंस में से आपका एक ऑप्शन जो होगा आपका वो गलत होगा, बाकी सब एक खास रिलेशन बना रहा होगा। जैसा कि ऊपर लिखा भी हुआ है, 4 अक्षरों के समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं और एक भिन्न है। उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो भिन्न है। तो अगर आप ऐसे नॉर्मली जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो आप पहले अल्फाबेट पे अगर आधारित सवाल है तो आप सबसे पहले उनके प्रत्येक लेटर्स का प्लेस वैल्यू को पुट कीजिए आप। तो जब आप H का पोजीशन लिखोगे तो 8 होगा, J का 10, M का 13, P का 16, T का पोजीशन 20 होगा, V का 22, Y का 25 और B का 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 4 7 20, फिर यहाँ पे 12 14 17 और 10। तो क्या हो रहा है, सो देखो सबसे पहले +2 8 और 2 10 और +3, फिर यहाँ पर भी देखो +2 +3, फिर यहाँ पे भी देखो +2 +3, फिर देखो +2 और +3। और उसके बाद क्या कर रहा है, तो देखो y का ऑपोजिट होता है b,
G का ऑपोजिट होता है T और Q का ऑपोजिट होता है J, बट यहां पर देखो यहाँ M का ऑपोजिट यहाँ पे N होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है P। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये बचे हुए तीनों विकल्पों से अलग है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल देखिए 94 नंबर क्या है हमारा क्वेश्चन। अब 94 नंबर क्वेश्चन आपका सीरीज का क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ पे भी अल्फाबेटिकल सीरीज है, तो पहले पोजीशन लिखोगे तो आसानी से समझ में आएगा सवाल। बिना पोजीशन लिखे क्वेश्चन को बनाने का प्रयास भी न करें, ये मेरा एकदम आपको स्ट्रिक्ट आपको क्या है आपको एडवाइस रहेगा। अब देखिए क्या है यहाँ दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प श्रृंखला के अनुरूप नहीं है, मतलब ये रॉन्ग सीरीज है। आपको ढूंढना है कि इस सीरीज में कौन सा अल्फाबेट गलत जगह पे डाल दिया गया है, वहां पे वह नहीं होना चाहिए था। तो क्या तुम देख रहे हो, सो देखो यहाँ पे इन दोनों के जब पोजीशन को आप ऐड करते हैं तो 8 आ जाता है, जब आप इन दोनों के पोजीशन को ऐड करते हैं तो 14 आ जाता है। उसी प्रकार K और L के पोजीशन को जब हम ऐड करेंगे तो 23 मतलब W आना चाहिए था, और यहाँ पे U दिया गया है, मतलब यह U गलत जगह पे प्लेस्ड है आपका, तो हमारा आंसर हो जाएगा U। U जो है वह इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा U, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 95। ये देखिए क्या है, ये आपका फाइंडिंग आउट मिसिंग वन का सवाल है। यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो इस पूरे पैटर्न को समझ करके आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये बहुत लोग बनाए भी होंगे, आसान सवाल है ये। देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 3 19 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 4 36 और 4 40 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 में 9 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 90। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग अब अपने अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा 96 नंबर क्वेश्चन है। अब 96 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या किया गया है, ये भी बनाए होंगे। देखो 6 गुना 4 24 गुना 4 96, 7 गुना 4 करोगे तो 28 आ जाएगा, 28 में 4 से गुना करोगे तो 112 आ जाएगा, 13 में 4 से गुना करोगे तो 52 आ जाएगा, और 52 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा 8 और 5 4 जा 20, 2 और नॉट 8 208 हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न भी आपका फाइंडिंग आउट मिसिंग वन का ही प्रश्न है आपका। ये देखिए क्या है, इस प्रश्न में क्या किया गया है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। ये सब का कोई ट्रिक नहीं होता है भाई, इसको आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो ये चीज आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इसके लिए कोई ट्रिक ना ढूंढो भी मत। कुछ बच्चे ट्रिक ढूंढते रहते हैं यूट्यूब पे या कहीं पर भी जा करके, और कोई कोई टीचर्स क्या करते हैं ना कि उसको कोई भी सिलेक्टेड क्वेश्चन उठा करके उसको किसी ट्रिक पर बैठा करके बच्चों को बता देते हैं, और वो आप भ्रमित हो जाते हैं उससे। इन सब सवालों का कोई ट्रिक नहीं है, ये पूरा का पूरा ब्रेन ट्रीजर है। आप कितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं बस ये उसी पर डिपेंड करता है आपका। जैसे यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, यहाँ पे क्या किया गया, 50 और 31 को जोड़ोगे तो 81 होगा, डिवाइडेड बाई 9 करो, कितना हो जाएगा 9। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर 43 और 11 को जब तुम ऐड करोगे तो 54 हो जाएगा, इसको भी 9 से डिवाइड करो, कितना आएगा 6। देखो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। उसी प्रकार 42 और 21 को अगर तुम ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपको 62 और 63 हो जाएगा, और इसको भी 9 से डिवाइड करोगे तो 9 कितना 9 7 जा 63 होता है, आपको 9 7 63 होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 97 के बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 98 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है, ये क्वेश्चन एक रीजनिंग में एक चैप्टर आता है डेटा इंटरप्रिटेशन। एक डेटा इंटरप्रिटेशन आप लोग मैथ्स में पढ़ते हैं,
एक डेटा इंटरप्रिटेशन आपको रीजनिंग में भी आता है, वो इस प्रकार से आता है। यहां बोला है कि दिए गए वेन आरेख में वृत्त जो है वो वरिष्ठ वकीलों को प्रतिनिधित्व करता है। वृत्त का मतलब सर्कल, ये सर्कल जो है वो सीनियर एडवोकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर क्या बोलता है कि आयत जो है भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता है। आयत का मतलब रेक्टेंगल, ये जो है वो इंडियंस को रिप्रेजेंट करेगा। और फिर जो आपका त्रिभुज जो है, ट्रायंगल के बारे में लिखा हुआ है कि त्रिभुज जो है वो पिता का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब ये जो ट्रायंगल है वो फादर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो ऐसे कितने भारतीय वरिष्ठ वकील है जो पिता नहीं है, मतलब भारतीय होना चाहिए। तो भारतीय होने के लिए रेक्टेंगल में होना पड़ेगा, साथ ही साथ सीनियर एडवोकेट भी होना चाहिए, मतलब रेक्टेंगल के साथ साथ सर्कल में भी उसको होना होगा। बट वह पिता नहीं है, मतलब ट्रायंगल में नहीं होना चाहिए। तो हमको इस दिए गए संख्याओं में वह संख्या ढूंढना है जो रेक्टेंगल में है, सर्कल में है, लेकिन ट्रायंगल में नहीं है। तो यहाँ पे तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ये नंबर 36 को देखो, ये सर्कल में और रेक्टेंगल में तो है बट इस ट्रायंगल में नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 36, और यहाँ भी आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। 98 के बाद 99 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए ये गणित आ गया, थोड़ा सा मैथ्स आ गया है आपके सामने। ये क्या है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है और बेसिक सवाल है परसेंटेज का। यहाँ पे क्या बोला गया है सो देखिए, यहाँ पे बोला गया है एक प्रशिक्षण शिविर में हॉकी, क्रिकेट और बैडमिंटन के 3 प्रकार के खेल सिखाए जाते हैं। कुल छात्रों में से 14% ऐसे छात्र हैं जो कि क्या करते हैं आपको, जिन्होंने क्रिकेट में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। शेष 22% छात्रों ने हॉकी का प्रशिक्षण प्राप्त किया है और शेष आधे छात्रों ने बैडमिंटन का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तो आपको बताना है कितने प्रतिशत छात्रों ने तीनों खेलों में से किसी में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है आपको। अब इसको भी बनाने का हम लोग आसान सा 2 तरीका इसका अप्लाई कर सकते हैं। एक तो हम लोग बेसिक मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, तो बोला क्या गया है आपको सो देखिए कि 14% छात्र जो है उन्होंने क्रिकेट में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और 22% छात्रों ने हॉकी में प्रशिक्षण प्राप्त किया है आपका। तो इसको आप ऐसे बनाइए कि 14% छात्रों ने, मतलब मान लेते हैं कि कुल छात्र, इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पे नीचे में लिख रहा हूं, मान लेते हैं कि कुल छात्र 100 है, जो आप लोग बेसिक जानते हैं। उसमें से 14% छात्रों ने क्रिकेट में, चूंकि हमको चाहिए क्या, जो किसी में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, तो बेसिकली नहीं किया वाले ही डेटा को हम लोग लिखेंगे। तो 14% छात्रों ने क्रिकेट में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, इसका मतलब है कि 86 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने क्रिकेट में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। और बोला है कि शेष जो बचे हुए छात्र हैं उसका 22% जो है वह क्या करता है, तो वह हॉकी का प्रशिक्षण प्राप्त करता है। तो 22% छात्र हॉकी का, किसका, तो वो जो 86 जो छात्र बचे हुए थे इसका जो 22% है, 22% का मतलब 22/100, वह इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो वो किसमें प्राप्त करेगा आपका, तो वह हॉकी में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको सॉल्व करने के बाद आपको आएगा 18.92%, 18.92%, मतलब 18.92% छात्र जो है वो हॉकी में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। समझिए 86 लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया था और जो 86 लोग बचे हुए थे उसका 22% जो है, जो 18.92% आता है, ये जो है आपका वो हॉकी में प्रशिक्षण प्राप्त करता है। अब देखिए क्या बोलता है, शेष आधे छात्रों ने बैडमिंटन का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। बोला है कि जो शेष बचे हुए हैं उसका आधा छात्र जो है वो बैडमिंटन का प्रशिक्षण प्राप्त करता है आपको।
तो शेष बचे हुए छात्र कौन कौन से होंगे आपको? तो देखिए, ये आदमी हॉकी में प्रशिक्षण प्राप्त किया। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे आगे आ जाइए। अब टोटल कितने छात्र थे आपको? 100। उसमें से माइनस कर दीजिए जिसने क्रिकेट में प्रशिक्षण प्राप्त किया, अब प्लस जिन्होंने हॉकी में प्रशिक्षण प्राप्त किया, और इन पूरा का आधा, इसका पूरा का आधा जो है कुल छात्र, शेष आधे छात्रों ने बैडमिंटन का शिक्षण प्राप्त किया। तो कितने छात्रों ने तीनों खेलों में किसी में भी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया? तो ये आपका है, इस टोटल का ये कैलकुलेशन है आपका, इतनों ने प्राप्त नहीं किया। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा आई थिंक 33.54%। ऑप्शन नंबर 4, 33.54%। अब इतना जो आप कर रहे हो, ये जो आप इतना जो नाटक किए हो, इतना करना ही नहीं था। इन सब सवालों को और भी आसान तरीका से हम बना सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा दिमाग लगा देना है। अब देखिए क्या दिमाग लगाना है यहाँ पे। देखिए इस सब सवालों को कैसे बनाते हैं हम। इसको बनाने के लिए कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए कि भाई 14% छात्रों ने क्या किया आपको, तो उन्होंने आपको क्या नहीं, तो 14% छात्रों ने आपको क्रिकेट में खेला, मतलब 86% ने नहीं खेला। तो यहां पे आ जाइए, लिख दीजिए 86% ने नहीं खेला। और इसका अब बोला कि इसका जो शेष बचे हुए उसका 22% छात्रों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया, मतलब 78%, शेष का 78% जो होगा उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया होगा। तो शेष कितना था? 86। इसका 78% जो है उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया, और उसका आधा जो है उसका जो 1/2 जो होगा, लिखा हुआ है कि देखो सबसे पहले समझो कि टोटल छात्र थे 14% ने क्रिकेट में प्रशिक्षण प्राप्त किया, तो 86% ने आपको नहीं किया। इस 86% में से 22, इस 86 लोगों का, या 86 लोग मान लो, इस 86 लोग में से जो 14% था, माफ कीजिएगा, जो 22% था, उन्होंने हॉकी में प्रशिक्षण प्राप्त किया। तो जब शेष का 22% हॉकी में प्रशिक्षण प्राप्त करता है, इसका मतलब है कि शेष का 78% हॉकी में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करता है। मींस ये 78, जो ये 86 का 78% उन्होंने हॉकी में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया। अब जो शेष बचा हुआ है उसका आधा लोग जो है उसने क्या किया, तो उसने बैडमिंटन में प्रशिक्षण प्राप्त किया। मतलब आधा लोगों ने बैडमिंटन में प्रशिक्षण प्राप्त किया, तो आधा लोगों ने बैडमिंटन में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया होगा। मतलब इस पूरे कैलकुलेशन का जो आधा आदमी होगा वो बैडमिंटन में भी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करेगा। ये जो पूरा आया, इतना प्रतिशत लोग जो है वो किसी भी चीज में, वो किसी में भी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करते हैं। वो किसी में भी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। इसका मतलब हुआ कि बस ये कैलकुलेशन तुम सॉल्व करोगे तो ये 2 से कट जाएगा 39 टाइम्स में। तो ये क्या हो जाएगा कैलकुलेशन, यहाँ पे थोड़ा मैं नीचे लिख रहा हूं, इसको यहाँ पे कलर में चेंज कर देता हूं। यहाँ पे हम नीचे लिख रहे हैं, देखिए तो कितना हो जाएगा 86 इंटू में 39, और जब परसेंटेज को हटाना है तो भाग दे दीजिए कितना से, 100 से। और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा दैट इज 33.54%। तो सवाल में करना इतना ही चीज था। ये तो बेसिक कैलकुलेशन है जो नॉर्मली लोग करता है, बट स्मार्टली सवाल बनाएंगे तो क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है?
चलिए अब हम लोग अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। ये देखिए क्या है अगला क्वेश्चन हमारा, क्या है सो देखिए कि जब संख्या y को उसकी अगली संख्या से गुना किया जाता है तो गुणनफल 1260 प्राप्त होता है। ठीक है, जब संख्या x को संख्या y में जोड़ा जाता है तो कुल 106 प्राप्त होते हैं। तो संख्या y का मान ज्ञात करें और मान लीजिए कि संख्या एक पॉजिटिव है, धनात्मक है। अब देखो, अब जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले ना, अब इसको बनाने के लिए एक तो होता है क्या चीज, आप कैलकुलेटिव पार्ट जो आप नॉर्मली करता है जो बच्चा, वो क्या करता है, आपको वो ऐसा मानता है कि x जो संख्या है, बोला कि x को जब उसके अगले नंबर से गुना किया जाता है, मतलब x इंटू एक्स प्लस वन, एक्स का अगला नंबर क्या होगा x प्लस वन, तब यह रिजल्ट कितना दे देता है, तो 1260 दे देता है। अब तुम इसको सॉल्व करके x का वैल्यू लाओगे। कैसे सॉल्व करोगे, x को x से गुना करोगे तो x स्क्वायर x प्लस एक्स इंटू वन एक्स, इसको इधर ले आओगे माइनस 1260 और बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करोगे, तुम x का वैल्यू निकालोगे, फिर y में पुट करके फिर y का, मतलब ये बहुत लेंदी हो जाएगा, ये जो प्रोसेस जो आपका होगा ये बहुत लेंदी हो जाएगा आपको। इसके लिए क्या कीजिए कि जिसका मान पूछा जा रहा है वही ना ऑप्शन में दिया गया होगा। यहां पे y का मान ज्ञात कीजिए, तो ऑप्शन में ये चारों किसका मान दिया हुआ है, y का। अब ये सब सवाल जब भी बनाना हो तो इसको क्या कीजिए, ऑप्शन से बनाया कीजिए, ऐसे सवालों को विकल्पों से बनाया कीजिए, तो ये सब झंझट से आप छुटकारा पा जाएंगे। जैसे हम ऐसा मानते हैं, ऑप्शन बाय ऑप्शन डालते हैं कि y का वैल्यू 71 है। अब देखो x को y में जोड़ने से 106 आएगा, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 71, तो y का वैल्यू तो पता है, तो x इक्वल्स टू 71 माइनस, सॉरी x इक्वल्स टू, हाँ ठीक तो है। अब इसका वैल्यू x प्लस वाई इक्वल्स टू 71 नहीं है, माफ कीजिएगा, कितना है आपका 106 है आपका, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 106, ये प्लस में है तो y का वैल्यू 71 है, उधर माइनस कर देना है। तो 106 में से आप कितना माइनस करोगे, 71 को माइनस करोगे, तो ये रिजल्ट कितना आएगा, 6 में से 1 जाएगा 5, 10 में से 7 जाएगा 3, मतलब आपको x का वैल्यू कितना आ गया 35 आ गया। अब चेक कर लेना है कि यह x का वैल्यू जो 35 आया है आपको, वह उसके अगली संख्या से गुना करने पर 1260 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो जब तुम 35 में उसका अगला संख्या 36 से गुना करोगे तो 6 5 जा कि 6 25, हिंदी में 6 25 30, हाथ में कितना आ गया 3 आ गया आपको, 6 3 जा 18 और 3 21 इंटू 3 5 जा 15, 1 3 3 जा 9 और 1 10, सॉरी 13 है ना आपका, 3 3 जा 9 और 3 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा आपका। अब इसको अब देखो क्या है, 5 3 जा 15, 1 3 3 जा 9, अच्छा 1 ही है ना आपका, 1 मिनट प्लीज प्लीज प्लीज, 5 3 जा 15, रिमाइंडर 1 आ गया, 3 3 जा 9 और 1 10 हो जाएगा। इसको करो 0 5 और 1 6 2 और 1 1260 आ गया, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही आंसर हो जाएगा कि y का वैल्यू कितना आ जाएगा 71। अब एक बच्चे के आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर 1 वाला आंसर था तब तो ठीक था, लेकिन अगर ये ऑप्शन नंबर 4 वाला हमारा आंसर होता तो हम क्या करते, अगर ये वाला हमारा आंसर होता तो हम क्या करते। तो अब देखो फिर भी अगर तुम ये चारों ऑप्शन डालोगे भी ना, फिर भी तुम्हारा हमेशा आपका समय इस कैलकुलेशन से तो जरूर कम लगेगा। तो जब भी ऐसा कोई सवाल आपको मिले तो इसको ऑप्शन से बनाया कीजिए, ये आपके लिए आसान हो जाएगा। क्लियर है, चलिए हम लोग अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है।
अब ये देखिए क्या है, ये आपका जो है क्वेश्चन, ये सवाल आपका सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है आपका। बोलता है कि 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज के गिर्द बैठे हैं। तो चलिए हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक सर्कल हम लोग यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। हम लोग कर लिए। अब 8 लोग सेंटर की ओर फेस करके बैठेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए चूंकि ये डिस्कशन का क्लास है तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि जो भी बच्चा ये क्लास देख रहा है वो उस बस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा है, बेसिक्स को उसको पता है आपको। फिर भी कोशिश तो करेंगे कि जितना अच्छे से बता पाए, लेकिन फिर भी अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है तो पहले बेसिक का क्लास कीजिए तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी आपको। अब क्या बोला है, पहला पॉइंट कि बी एच के पति के बाएं को दूसरे स्थान पे बैठा है। तो सर्कल में आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। बोला कि बी एच के पति के बाएं दूसरा बैठा है। तो एच के पति के बाएं, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एच का पति है। हमने ऐसा मान लिया कि यहाँ पे एच का पति है, मतलब यहाँ एक मेल मेंबर होगा और उसके बाएं सर्कल की ओर फेस है तो एंटी क्लॉज का क्लॉकवाइज का मतलब बायां हो जाएगा। इसके बाएं दूसरा, पहला दूसरा बी बैठा है आपका। फिर क्या बोलता है आपको कि कोई भी महिला बी की पड़ोसी नहीं है। तो ठीक है, महिला अगर बी की पड़ोसी नहीं है तो बी की पड़ोसी कौन है, पुरुष है आपका। और एक बात और जो यहाँ पे छुपा हुआ है वो यह छुपा हुआ है कि एच के पति के बाएं, कहने का क्या मतलब है कि एच पत्नी होगी। एच के पति के बाएं कहने का क्या मतलब है कि एच जो है वह पत्नी होगी। एच जो है वो क्या होगी, पत्नी होगी। उसका एक पति होगा। अब जो भी उसका पति होगा वो यहाँ पे आएगा। अब कौन होगा मुझे नहीं पता, लेकिन एच का एक पति है जो इस जगह पे आएगा। वो जब भी आएगा तो इस जगह पे आपको उसको ले लेना है। चूंकि ब्लड रिलेशन पे आधारित ये सवाल है और वो भी सिटिंग अरेंजमेंट का है। तो सिटिंग अरेंजमेंट का जब भी ब्लड रिलेशन में बेस्ड क्वेश्चन होता है तो नॉर्मली क्या होता है आपका कि आपको सिटिंग अरेंजमेंट के साथ साथ जेनरेशन ट्री या ब्लड रिलेशन का जो ग्राफ होता है वो भी बनाते हुए चलना है। दोनों पे एक सवाल डिपेंडेंट होगा आपका। चलिए आगे देखिए क्या बोलता है कि डी की बेटी एफ के दाएं दूसरे स्थान पे बैठी है। डी की बेटी एफ के दाएं दूसरे स्थान पे बैठी है और एफ जो है वो जी की बहन है। एफ इज द सिस्टर ऑफ जी। अच्छा, एफ किसकी बहन है, तो जी की बहन है। एफ जी की बहन है तो इसका मतलब एफ एक फीमेल होगी। और साथ ही साथ बोला है कि एफ एच के पति का निकटतम पड़ोसी नहीं है। मतलब एफ जो है वो एच के हस्बैंड का पड़ोसी नहीं है। एफ जो है वो एच के हस्बैंड का पड़ोसी नहीं है। तो सवाल है कि हमको अगर यह पता चल जाए कि एफ कहाँ पे है तो उसके राइट में सेकंड पे कौन बैठा है आपको, तो डी की बेटी बैठी है। तो चलो चेक करते हैं हम लोग इस अरेंजमेंट में कि एफ कहाँ पे बैठेगा। तो यहां से शुरू करते हैं हम लोग। यहां तो होगा ही नहीं, यहां तो मेल मेंबर होगा नहीं, यहां पे एफ हो ही नहीं सकता प्रश्न के अनुसार। एफ का एक पॉसिबिलिटी यहां आ रहा है कि अगर तुम यहां एफ को लेते हो तो उसके राइट में सेकंड 1 2 यहां पे डी की बेटी हो जाएगी। फिर एफ तुम यहां हो, एफ को तुम यहां ले ही नहीं सकते हो, क्योंकि अगर तुम यहां एफ को लोगे तो उसके राइट में सेकंड 1 2 यहां पे डी की बेटी नहीं आ सकती है, क्योंकि इस जगह पे मेल मेंबर का जगह है और डी की बेटी मतलब फीमेल हो जाएगी। मीन्स यहां पे भी एफ आपका नहीं होगा, यहां पे भी एफ होगा ही नहीं आपका। तो अब एक ही पॉसिबिलिटी बचा हुआ है, एक एफ यहां भी नहीं होगी क्योंकि बी तो हो नहीं सकती उसकी बेटी। अब एक ही पॉसिबिलिटी है आपका कि यहां पे एफ हो जाए जो कि फीमेल है और उसके राइट में सेकंड 1 2 यहां पे डी की बेटी बैठ जाए। यहां पे डी की बेटी मतलब यहां पे जो भी आएगी वो डी की बेटी होगी, मतलब फीमेल मेंबर आपका होगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर देखिए क्या बोलता है कि ए एवं एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। आपसे क्या बोला गया आपसे कि ई एवं एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। नहीं, एक लाइन हम लोग लगता है ये वाला हम लोग को पहले करना है ना। हाँ, ए एवं एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, ए जी का पिता है। चलो ठीक है, ए और एफ के बीच में केवल एक आदमी है। तो अगर एफ यहां पे है, ए यहां पे हो सकता है या ए यहां पे हो सकता है, लेकिन साफ साफ बोल दिया है आपको कि ए इज द फादर ऑफ जी, मतलब ए जी का पिता है, मतलब ए एक लड़का है आपको। तो ए तो कभी भी इस जगह पे नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे तो डी की डॉटर का जगह है भाई, फीमेल मेंबर का जगह है। तो अब फिक्स हो चुका है कि ए यहाँ पे आएगा, और जैसे ही यहाँ ए आएगा वो किसका पति हो जाएगा, एच का पति हो जाएगा। और प्रश्न के अनुसार वह जी का पिता भी है। ए के बारे में प्रश्न में दिया है कि वह ए यहाँ पे आया तो एच का पति तो हो गया, साथ ही साथ वह जी का क्या हो गया, आपको पिता भी आपको हो गया। फिर देखिए क्या बोलता है कि एच का भाई डी जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है एच के माँ के। एच के माँ के इमीडिएट लेफ्ट में जो है आपका वो कौन बैठा है, एच का भाई डी। अब चलो, अब हम लोग को ये डिसाइड करना है कि एच की माँ कौन है। अगर एच की माँ का पता चल जाएगा ना तो उसके इमीडिएट लेफ्ट में डी को हम लोग बैठा देंगे। चलिए इस जगह से शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा बीच वाला कुछ मिटा देता हूं मैं, ये एफ का तो थोड़ा सा साफ साफ आपको दिखेगा आपको। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब एच की माँ कहाँ पे होगी, एच की माँ यहाँ होगी नहीं, चूंकि यहाँ तो मेल मेंबर का जगह है, यहाँ भी मेल मेंबर है। एच की माँ यहाँ तो हो सकती है, बट अगर तुम एच की माँ को यहाँ लोगे तो उसके इमीडिएट लेफ्ट में डी को बैठना है। यहाँ पे डी नहीं होगा आपका, मतलब एच की माँ यहाँ भी नहीं होगी। अब अगर यहाँ एफ जो है फीमेल है, बट यह एच की माँ नहीं हो सकती है, क्योंकि एफ जो है साफ साफ दिख रहा है कि एफ एच की बेटी है। एफ किसकी बेटी है, एच की बेटी है, और हमको एच की माँ चाहिए, तो एफ तो कभी भी एच की माँ नहीं होगी। अब आ जाओ यहाँ पे एच की माँ तो यहाँ तुम बैठा दोगे, लेकिन उसके लेफ्ट में डी यहाँ बैठेगा क्या, नहीं बैठेगा। एच की माँ यहाँ नहीं होगी, चूंकि ये तो डी की बेटी है आपका। अब एक बात क्लियर हो चुका है, यहाँ बी यहाँ पे मेल मेंबर है, ये भी एच की माँ नहीं होगी। तो अब एक ही ऑप्शन न बच रहा है भाई कि अब बी जो है आपका वह एच की कौन हो जाए, माँ हो जाए। ये बी जो है वो माँ हो गई, किसकी, एच की माँ हो गई आपको। और इसके इमीडिएट लेफ्ट में डी बैठा है, और ये डी किसका भाई है, तो एच का भाई है। ये डी किसका भाई है, एच का कौन है आपको भाई है। ये क्या हो गया, इरेज हो गया। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ये पूरा इरेज हो गया है। हम जल्दी से डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं फिर से। ये गलती से आपको क्लिक हो गया जिसके कारण से ये आपका इरेज हो गया है आपका। अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कभी कभी ऑनलाइन क्लासेस में ऐसी परेशानी हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं, नो इशू। हम लोग 2 मिनट में हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। अभी तो मेरे दिमाग में ये अरेंजमेंट, हम लोग कहाँ पे थे, तुरंत हम लोग वहां पे वापस आ जाते हैं हम लोग जहाँ पे थे। और आप लोगों को भी थोड़ा सा ये सब चीज, अगर आप कभी कुछ बना रहे हैं तो एकदम कॉन्सेंट्रेटेड वे में बनाइए, कि अगर कुछ ऐसा हो जाए, पेपर फट गया, कॉपी फट गया, तो वो एकदम हमको याद आ जाएगी क्या क्या हो रहा था आपको। देखिए क्या है, हम लोग क्या बनाए थे, तो यहाँ पे एच का हस्बैंड था आपको, एच का हस्बैंड यहाँ पे वो भी हम लोग क्लियर कर दिए थे, ए था। यहाँ पे एफ थी आपको फीमेल मेंबर थी, और ए एक मेल मेंबर था। उसके लेफ्ट में सेकंड बी को बैठाए थे, और उसका पड़ोसी कौन था आपका, एक मेल मेंबर था आपका। फिर एफ के राइट में सेकंड डी की बेटी बैठी हुई थी, डी की बेटी बैठी हुई थी यहाँ पे, एक फीमेल मेंबर। और बी के इमीडिएट लेफ्ट में अभी हम लोग डी को बैठाए थे, जस्ट अभी हम उसी में बात कर रहे थे, जो किसका भाई था आपको, वो एच का भाई था। और हम लोगों ने ब्लड रिलेशन भी अरेंज किया था, जिससे पता चल गया था कि एच का हस्बैंड जो है वो ए है, और ए के बारे में अभी लिखा हुआ था कि जी का पिता है वो, और जी की बहन का नाम एफ है, ये उसकी सिस्टर थी आपको, सिस्टर।
और H का भाई कौन है आपको, D है। और B किसकी माँ थी आपको, तो H की माँ थी। H की माँ कौन थी आपको, तो B थी आपको। चलिए देखिए हम लोग पुनः वहीं पे आ गए जहां पे हम लोगों ने अभी जस्ट हमारा गलती से डिलीट हो गया था जहां पे। अब देखिए क्या बोलता है आपका, इसको ऊपर कर दोगे फिर से डिलीट हो जाएगा। अब देखिए क्या बोलता है आपका, अब क्या बोलता है, हम लोग कहां थे, यहां तक हमारा हो गया था। H की माँ एवं E के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। H की माँ मतलब B और E के बीच में केवल एक आदमी बैठा है, तो E तो यही होगा, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं E के लिए। फिर देखिए क्या बोलता है आपका, फिर क्या बोलता है आपका, जैसे ही यहाँ पे E आया वैसे ही वो किसका बेटी हो जाना है, D का बेटी हो जाना है E को। E इज द डॉटर ऑफ D। नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है, और D इज द ब्रदर ऑफ H। फिर क्या बोलता है कि H एवं G के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, G C की माँ है। अच्छा G के बारे में बोला है कि G जो है वह C की कौन है, आपको माँ है। G जो है आपको C की कौन है, आपको माँ है। फिर क्या बोला है आपको कि H और G के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो कहाँ कहाँ वो जगह हो सकता है। अगर हम देखें तो वो जगह कहाँ कहाँ हो सकता है, एक तो ये वाला जगह खाली है, एक ये वाला जगह खाली है, और एक ये वाला जगह खाली है। इसके अलावा तो कोई जगह खाली नहीं है। लेकिन एक बात और तुम देखो कि देखो G भी फीमेल है, H भी फीमेल है, और तीसरा आदमी जो है वो C बचा हुआ है, ये C बचा हुआ है। इस तीन जगह पे दो जगह, एक जगह H आएगा, एक जगह कहीं पे G आएगा, और एक जगह कहीं पे C आएगा आपका। लेकिन H और G ये दोनों का दोनों फीमेल है आपका, मतलब ये दोनों का दोनों ये वाले जगह पे तो ये दोनों में से कोई नहीं आएगा। मतलब इस जगह पे न तो H आएगा और न ही G आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कौन आएगा आपका, C आएगा। यहाँ पे कौन आएगा, C। और जैसे ही यहाँ C आएगा, C एक मेल मेंबर हो जाएगा आपको। अब H और G के लिए यही दो ऑप्शन बचता है, इसी दोनों जगह में से कहीं ना कहीं होगा। तो लास्ट लाइन लिखा भी हुआ है कि G E का पड़ोसी नहीं है, E का पड़ोसी नहीं है G, तो G का पड़ोसी H है। E का पड़ोसी कौन है आपको, H है। यहाँ पे G हो जाएगी। देखिए आपका अरेंजमेंट बन करके क्या हो गया, तैयार हो गया। नोट डाउन कर लीजिए इसको। थोड़ा सा आंसर्स आपको मैं बता देता हूँ सर, थोड़ा सा आंसर से निकाल लेता हूँ, आंसर उसका रीजनिंग वाला। देखिए चलिए अब थोड़ा आंसर्स देख लेते, जल्दी जल्दी आंसर देख लेते हैं। पहला सवाल है आपको 101 नंबर, 101 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सेकंड टू द राइट। ए के स्थान उसके मदर इन लॉ के स्थान से कौन सा है। तो आपने अभी जस्ट आपने जो सवाल बनाया है उसमें आपने देखा होगा कि ए की मदर इन लॉ जो है, ए की मदर इन लॉ कौन आई है आपको, तो ए की मदर इन लॉ कौन है आपको, तो एच बी है आपको। ए की मदर इन लॉ कौन है, बी है। तो बी से ए का स्थान पूछ रहा है, तो बी से ए का स्थान तुम देख लो, राइट में सेकंड है आपका। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 101 के बाद अरेंजमेंट तो आपने बना ले लिया है। 102 का आंसर देखिए क्या है, 102 का ऑप्शन नंबर सी, 102 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 102 के बाद देखिए 103 नंबर सवाल। 103 नंबर सवाल का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 103 नंबर सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
103 के बाद देखिए 104 नंबर सवाल। 104 नंबर सवाल का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 104 का भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 104 के बाद देखिए अब आगे सब अगला सवाल हमारा आ गया। अब देखिए एक और सवाल आपके सामने है, पजल का क्वेश्चन है ये। उम्मीद करते हैं बहुत लोगों ने इस सवाल को बनाया होगा। ये ऐसा सवाल है जिसको बनाना चाहिए था आप लोगों को। ये बेसिकली जो पजल है आपका वो एज वाला पजल है, उम्र पे आधारित जो सवाल सब आता है ये वो सवाल है आपका। यहां पे बोला गया है कि 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एक सीधी पंक्ति में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। उनकी आयु 44 साल, 18 साल, 20 साल, 23 साल, 29 साल, 32 साल, 39 साल और 49 साल का है, मतलब वर्ष का है। लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। चलिए अब जब बेसिकली पजल के साथ जब कोई भी चीज दे, पजल के साथ आपको ब्लड रिलेशन दे, पजल के साथ आपको डायरेक्शन दे, पजल के साथ आपको एज दे, पजल के साथ आपको महीना दे, तो पहले कोशिश क्या करना है कि जो भी उसके साथ जो दिया गया है पहले उसका डेटा सब लिख लेते हैं। तो हम लोग कोशिश पहले क्या करते हैं कि जिसका जिसका एज हमारे सवालों में क्लियरली दिया गया है, इन 8 लोगों में से उनका एज हम जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। हमारे पास कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। कौन कौन है हमारे पास? ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। अब इन 8 लोगों में किसका किसका एज दिया हुआ है, जल्दी से हम लोग एक बार नजर दौड़ाते हैं और उनका एज लिखने का प्रयास करते हैं। तब शार्प आई से जल्दी जल्दी देखते हैं किसका किसका एज डायरेक्टली दिया गया है। तो यहां पर देखो एक लाइन मुझे दिख रहा है, एच इज 44 ईयर्स ए ओल्ड। यहां भी देखिए एच का 44 वर्ष का आयु है। तो पहले तो भाई यहाँ पे एच को लिख दो 44 वर्ष। चलो एक आदमी का एज पता चल गया। फिर देखो क्या बोलता है, यहां देखिए एक लाइन यहाँ पे एफ जो कि 29 वर्ष का है। यहां लास्ट में देखिए एफ हु इज 29 ईयर्स इज इमीडिएट राइट ऑफ बी। राइट लेफ्ट बाद में करेंगे, पहले एफ के बारे में दे दिया कि ही और सी जो भी होगा ये 29 साल का है आपका। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए जिस व्यक्ति की आयु 23 वर्ष है उसके बाईं और तीसरे स्थान पर है, छोड़ दीजिए अभी इसको। डी तथा जिस व्यक्ति की आयु 23 वर्ष है एक साथ बैठे हुए हैं, अभी भी ये सीटिंग अरेंजमेंट है, इसको अभी छोड़ दीजिए। फिर देखिए क्या बोलता है, एच तथा जिसका आयु 49 वर्ष है के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। अभी भी आपको पता ही नहीं है कि 49 वर्ष किसका आयु है। फिर देखिए क्या बोलता है आपका, ई तथा एच की आयु का अंतर 5 वर्ष का है। बोला कि ई और एच की आयु का अंतर 5 वर्ष का है। तो एच का अगर 44 साल उम्र है, थोड़ा सा यहाँ पे आ जाइए, अरेंजमेंट में थोड़ा ध्यान से देखिए, तो हमारा 44 साल तो हमने लिख दिया है, हमने 29 साल भी लिख दिया है। अब बोला क्या चीज, ई और एच के आयु का अंतर 5 वर्षों का है। मतलब अगर एच 44 साल का है तो ई जो होगा वो या तो 49 ईयर्स का होगा या तो 39 ईयर्स का होगा, यही दोनों में से कोई ना कोई होगा आपका। अभी हम लोग को नहीं पता है, कुछ भी हो सकता है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। फिर देखिए क्या बोलता है, जो व्यक्ति डी से 10 वर्ष बड़ा है वह डी के बाईं और तीसरे स्थान पे है। तो 10 वर्ष के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है सो देख लीजिए। अब 10 वर्ष के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है 10 इयर्स के लिए वो क्या क्या है सो थोड़ा देखिए। 39 49 ये हो सकता है, 29 39 हो सकता है। अभी इसको भी छोड़ देते हैं, अभी और आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर देखिए क्या बोलता है कि कहां पे थे हम लोग, थोड़ा सा ऊपर में 10 वर्ष बड़ा है वह डी के बाईं और यहां तक हम लोग आगे तीसरे स्थान बैठा है। सी तथा जी एक साथ बैठे हैं तथा इनमें से एक पंक्ति के अंत में बैठा हुआ है। छोड़िए आगे बढ़िए।
सी बी से आयु में 9 वर्ष बड़ा है। ये वाला लाइन हम लोग कोशिश करते हैं अरेंज करने का कि सी जो है वह बी से 9 वर्ष बड़ा है। तो 9 वर्ष के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, 20 और 29। लेकिन 20 और 29 को आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि 29 तो एफ का हो चुका है आपका। तो कभी भी अब सी और बी को अगर आपको लेना होगा तो एक पॉसिबिलिटी ये था ना कि बी का 20 साल ले लेते और सी चूंकि 9 साल बड़ा है तो सी का 29 साल हो जाता। बट 29 तो एफ का ऑलरेडी दिया हुआ है, ये नहीं चलेगा। अगला 9 साल का कोई डिफरेंस है क्या, तो हाँ है। यहां देखिए 23 और 32, देखिए 23 में जब 9 को जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा। तो जब लिखा हुआ है साफ साफ आपको कि सी जो है वह बी से 9 वर्ष बड़ा है, मतलब बी जो है वो 23 वर्षों का है और जो सी जो है आपको वो 32 वर्षों का है। चलिए अब बी और सी का भी मामला क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए सी से आयु में 12 वर्ष छोटा है, तो सी का आयु अगर 32 वर्ष है तो इससे 12 वर्ष छोटा मतलब 20 वर्ष का कौन है आपका, ए है। ए कितने वर्ष का है, 20 वर्ष का है। तो यहां से 20 को भी एलिमिनेट कर दीजिए। अब हमारे पास है 18, 29, 39 और 49। अच्छा एक 10 साल, अच्छा थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। क्या बोला था आपको, ए एच तथा ई के बीच में बैठा है, एफ जो कि 29 वर्ष का, सॉरी ये हो गया, बी के ठीक दाहिनी ओर बैठा है। चलो ठीक है। अब हमारे पास देखिए कौन सा लाइन बचा हुआ है, ई तथा एच की आयु का अंतर 5 वर्ष है। ई तथा एच की आयु का अंतर 5 वर्ष है। अब यहां पे देखिए ई तथा एच की आयु का अंतर 5 वर्ष है, तो ई का आयु या तो 49 साल होगा या तो 39 साल होगा आपका। अब क्या बोला है आपको, कहीं पे देखिए कौन सा लाइन हम लोग छोड़ रहे हैं जिससे हमारा अरेंजमेंट पूरा हो जाएगा। तो डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ ई एंड एच इज 5 years old और द वन हु इज 10 years older than D इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D। D से 10 साल बड़ा, जो भी आदमी D से 10 साल बड़ा होगा, तो D से 10 साल बड़ा कहने का मतलब है कि D का एज क्या क्या हो सकता है, या तो 18 हो सकता है, या तो 39 हो सकता है, या तो 49 हो सकता है। तो D से 10 साल बड़ा लेना है तो एक ही ऑप्शन है कि D का आयु 39 लेना पड़ेगा, तभी तो 10 साल का डिफरेंस आएगा आपका। मतलब तय हो गया कि D का आयु जो है आपका वो 39 साल का है, तो E का आयु 49 साल हो जाएगा, तो G का आयु 18 साल हो जाएगा। क्लियर हो गया सब लोगों का, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया आपका। अब हम लोगों को क्या करना है, तो अब सीटिंग अरेंजमेंट को अरेंज कर देना है, या सीटिंग अरेंजमेंट बोलो, पजल बोलो। देखो सीटिंग अरेंजमेंट भी एक प्रकार का पजल ही होता है, बस अंतर क्या होता है कि जो पार्टिकुलरली आप लोग किताब में पजल्स को देखते हैं उसमें डायरेक्शन नहीं दिया हुआ होता है। द पजल विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड सीटिंग अरेंजमेंट। जो पजल दिशाओं के साथ दिया जाए वो सिटिंग अरेंजमेंट है, और जिसमें दिशा नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आपको जंबल्ड सेंटेंसेस दिए गए हैं, दैट इज कॉल्ड पजल। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब हम लोग का 8 लोगों का है और सारे लोग साउथ की ओर फेस करके बैठे थे। अब अरेंजमेंट जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तुरंत बन जाएगा। ए इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु इज 23 years old। 23 साल का कौन है भाई, 23 साल का बी है। उसके लेफ्ट में थर्ड कौन बैठा है, ए बैठा है। चलिए ए को ऐसे बैठा दीजिए, बी के लेफ्ट में थर्ड। अब इतना पता होना चाहिए कि फेस अगर साउथ में है तो लेफ्ट का मतलब आप अपने राइट साइड जाते हैं। फिर देखिए क्या बोलता है आपको कि D and the one who is 23 years old are sitting together। D और 23 साल वाला मतलब B, D और B एक साथ साथ बैठा हुआ है, मतलब या तो D यहां हो जाएगा या तो दो पॉसिबिलिटी ले लो। अगर दिक्कत हो रही है एक पॉसिबिलिटी में हम लोग D को यहां ले लेते हैं, यहां पे D को ले लेते हैं, और एक पॉसिबिलिटी में D यहां लेते हैं, B यहां लेते हैं, उसके बाद उसके थर्ड में कौन बैठा हुआ था, A। तो दो पॉसिबिलिटी आप साथ ही साथ ले लीजिए। फिर देखिए क्या बोलता है आपको, ओनली वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन H एंड द वन हु इज 49 years old। H और 49 मतलब E, H और E के बीच में
केवल एक आदमी बैठा हुआ है, ये बाद में अरेंज करेंगे। फिर देखिए क्या बोलता है आपका, ये डिफरेंस वाला मामला खत्म कीजिए। द वन हु इज 10 years older than D is sitting third to the left of D। D से जो 10 साल बड़ा है, तो D से 10 साल बड़ा E है, वह कहाँ बैठा हुआ है आपका, तो वह थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है D से। D से लेफ्ट में थर्ड, 1 2 3, यहां पे कौन बैठेगा, तो E बैठेगा। D से लेफ्ट में थर्ड, यहां कौन बैठेगा, तो यहां पे E बैठेगा। और E और H के बीच में केवल एक आदमी है, तो अगर E यहां पे है तो इधर तो H तुम नहीं ले पाओगे इस डायग्राम में, तो यहां पे किसको लेना पड़ेगा, H को लेना पड़ेगा। यहां पे E है तो H इधर भी हो सकता है और H को हम इधर राइट में भी लेके जा सकते हैं, यहां पे भी H आपका हो सकता है। चलिए और आगे बढ़ते, थोड़ा देखते हैं और कुछ मिलता है क्या। 1 मिनट, थोड़ा सा इसको लेफ्ट में स्ट्रेच कर देता हूं। अब देखिए क्या है आपका, थोड़ी सी जगह की कमी यहाँ दिख रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। हाँ, तो हमसे बोला गया है कि H और E के बीच में केवल एक आदमी, तो यहाँ तो इस वाले पॉसिबिलिटी में तो अरेंज हो गया, बट इस पॉसिबिलिटी में देखिए, अगर E यहाँ पे है तो H यहाँ भी हो सकता है, या एक आदमी छोड़ करके H यहाँ भी हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, कोई दिक्कत नहीं है, 8 लोग आराम से हो सकते हैं। अभी भी उसका एक और पॉसिबिलिटी बन रहा है, बट रुक जाओ, थोड़ा और पढ़ लेते हैं सवाल को, हो सकता है कि कहीं एलिमिनेट हो जाए आपका। C and G are sitting together and one of the extreme ends of the line, C और G साथ साथ बैठे हैं और किसी छोर पे बैठे हैं। तो देखो 3 और 3 6, इस डायग्राम में तो 6 लोग हो चुका है, तो C और G जो होगा या तो एकदम लेफ्ट में, या तो एकदम लेफ्ट में दोनों बैठेंगे, या तो दोनों एकदम राइट में बैठेंगे आपको। अब कौन कहां बैठेगा ये बाद में पता चलेगा। इसमें तो अभी 5 ही लोग हुए हैं, तो वो किधर भी अभी बैठ सकता है, वो लोग 2 आदमी इधर हो जाएगा, एक इधर, ऐसा करके भी पॉसिबिलिटी है। आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा, और आगे बढ़ते क्या बोलता है सो देखिए। फिर क्या बोलता है आपको देखिए, A is 12 years younger than C, ये हम लोग का हो चुका है, A C से 12 साल क्या है आपका, यंगर है आपका। फिर देखिए क्या बोलता है, H is 40, ये भी हो, A is sitting in the middle of H and E, A जो है वो H और E के बीच में है, A जो है वो H और E के बीच में है, तो H और E के बीच में A हो गया, H और E के बीच में A हो गया। यहाँ पे भी अब दोनों सही जा रहा है आपका, H और E के बीच में कितने लोग हो गए, 2 लोग हो गए आपको। फिर देखिए क्या बोलता है कि F who is 29 years old is immediate right of B, F जो है वह B के इमीडिएट राइट में होगा, मतलब ये डायग्राम आपका गलत हो गया। B के इमीडिएट राइट में कौन होगा, F होगा, मतलब ये वाला डायग्राम आपका सही है। टोटल कितने लोग अरेंज हो गए, 3 और 3 6। अब एक चीज बचा हुआ है C और G वाला, कि C और G छोर पे बैठेंगे और साथ साथ बैठेंगे, मतलब C और G इसके लेफ्ट इंड में भी बैठ सकते हैं, इसके राइट इंड पे भी बैठ सकते हैं। बट अब आपके पास कोई डेटा आपके सवाल में नहीं है जिससे C और G को अरेंज किया जाए। तो भाई जब ऐसा कभी मौका आ जाए जब C और G आपको अरेंज, कभी भी कोई चीज अरेंज नहीं हो रहा हो और आपने टोटल डेटा को यूज कर लिया है, इसका मतलब अब आपको सवाल पे आ जाना चाहिए। जो आपसे 5 सवाल पूछे गए हैं वो इतने ही डेटा से पूछे गए होंगे। क्लियर है, नोट डाउन कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अपना इसका इसमें पूछे गए सवालों का जवाब क्या होगा। 105 नंबर सवाल से हम लोग शुरू करते हैं। चलिए देखिए 105 नंबर सवाल। 105 का आंसर होगा कि कौन सा विकल्प सबसे अलग है। तो एक D39, बाकी सब गलत दिया हुआ है, ये सब का एज कॉम्बिनेशन गलत दिया हुआ है, बस ऑप्शन नंबर ए ही ऐसा है जिसका एज कॉम्बिनेशन सही दिया गया है। तो बाकी बाकी 4 से ये ए वाला अलग हो गया कि नहीं हो गया। तो 105 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 106 नंबर सवाल देखिए तो क्या है, 106 का भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
107 नंबर सवाल देखिए, 107 का भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक 108 देखिए, 108 का आंसर होगा नन ऑफ दीज। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। 109 नंबर सवाल, ये क्या है भैया? ये सवाल है आपका कि विच डे वाज दैट ऑफ वीक महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। मतलब सप्ताह का वो कौन सा दिन था जिस दिन हमारे बापू महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म हम लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था, लेकिन वो कौन सा दिन था ये आपको बताना है। अब कुछ बच्चा तो करंट अफेयर्स का ये सवाल है तो याद किए हुए होगा, बट अगर ये 1869 नहीं दे करके 1640 दे देता, 1768 दे देता, तब क्या करते हम लोग? तो बेसिकली इसका एक तरीका होता है, फिर मैं अभी उतना तरीका पूरा एलाबोरेट नहीं कर रहा हूं, बस मैं उन लोगों के लिए समझा रहा हूं। इसका बनाने का 2-3 तरीका होता है, जब आप क्लास करेंगे तो बताया जाएगा। अभी बस इसका सॉल्यूशन हम बता रहे हैं, चूंकि ये डिस्कशन पेपर है इसलिए बस सॉल्यूशन बता रहे हैं आपका। देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, इसको कैसे बनाया जाता है इसको सो देखिए थोड़ा सा। इसको बनाने के लिए आपका डेट जो दिया गया है वो दिया गया 2 अक्टूबर 1869। जब कभी भी ऐसा दे दे तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 1869 अगर दिया हुआ है तो यहां पे लिखिए 1868। अगर ये 1869 नहीं रहता 1870 होता तब लिखते 1869, 2005 रहता तो लिखते 2004। एक साल पहले लिखना है आपको, चूंकि 1869 अगर तुम लिख दोगे ना तो ये 31 दिसंबर तक का ऑड डेज निकल जाएगा, और हम लोग को विषम दिन निकालना है। और विषम दिन का एक कॉन्सेप्ट होता है आपका जिसमें अभी हम आपको लेकर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगर तुमको अगर उस पर हम लेकर जाएंगे तो आपका समय बहुत ज्यादा इसमें किल हो जाएगा आपका। विषम दिन का देखिए कॉन्सेप्ट उतना हम आपको नहीं लेकर जाएंगे, बस तरीका बता रहे हैं। आपको कॉन्सेप्ट आता होगा तुरंत आप बना लीजिएगा। 1868, अब इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़िए जिससे आसानी से ऑड डेज निकाला जा सके। 1868 को तोड़ना है तो 1600 प्लस 200 और प्लस 68। देखो तो 1868 नहीं हो गया क्या? 1600 268। क्यों ऐसा किया है हमने? क्योंकि 100 के जब मल्टीपल में तुम वर्षों को लोगे ना तो आपको ऑड डेज निकालना आसान हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है 100 वर्षों में 5 विषम दिन होते हैं, 200 वर्षों में 3 विषम दिन होते हैं, 300 वर्षों में 1 विषम दिन होता है, 400 वर्षों में 0 विषम दिन होता है। और अगर बड़ा 1800 1700 1900 दिया हुआ है तो सबसे पहले 400 के गुणक में तोड़ो, तो हमने 1600 तक ले गया, क्योंकि इसके बाद 400 का जो मल्टीपल आता वो आ जाता 2000, जो 1800 से ज्यादा हो जाता। फिर 400 के बाद हमने 100 के मल्टीपल में लाया। अब 100 का मल्टीपल में भी वर्ष नहीं आएगा, अब चूंकि 68 तक ही जाना है आपको। अब क्या करो, तो चूंकि आपको पता है कि कोई भी लीप सेंचुरी ईयर होता है, कोई भी लीप सेंचुरी ईयर होता है अगर, तो उसमें ऑड डेज जो होते हैं, ऑड डेज जो होते हैं वो 0 होते हैं। 200 वर्षों में ऑड डेज कितना होता है आपको? तो 3 होता है। देखो 100 वर्षों में ऑड डेज 5 होगा, ये कैसे होगा इस पे क्लास करना होगा। 200 वर्षों में ऑड डेज कितने होंगे? 3 होंगे। 300 वर्षों में ऑड डेज कितने होंगे? 1 होंगे। और 400 वर्षों में ऑड डेज कितने होंगे? 0 होंगे। इसको याद रखिए। तो 200 वर्षों में ऑड डेज कितना होगा? विषम दिन 3 होगा। अब 68 वर्षों में विषम दिन निकालना है, तो 68 वर्षों में तुम देखोगे तो 68 जो वर्ष होगा, तो 68 वर्ष में 2 तरह का वर्ष मिला होगा। 68 सालों में 2 तरह के वर्ष आए होंगे। कुछ ऐसे वर्ष आए होंगे जो लीप ईयर होंगे, और कुछ ऐसे वर्ष आए होंगे जो ऑर्डिनरी ईयर होगा, साधारण वर्ष और अधिवर्ष। तो 68 में कितने लीप ईयर होंगे? 4 से भाग दीजिए, 417 इंटू 4 करोगे ना तो मतलब 68 वर्षों में 17 लीप ईयर होगा। 68 में से 17 घटा दो,
51 क्या होगा आपका 51 ऑर्डिनरी ईयर होगा। 68 वर्षों में 17 लीप ईयर, 51 साधारण वर्ष, 17 अधिवर्ष, 51 साधारण वर्ष। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 लीप ईयर इक्वल्स टू 2 ऑड डेज और 1 ऑर्डिनरी ईयर इक्वल्स टू 1 ऑड डेज। ये भी याद रखिएगा। एक अधिवर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है। 17 लीप ईयर में कितने विषम दिन होंगे? 34 होंगे। 51 में कितने होंगे? 51 होंगे। और विषम दिन हमेशा 7 से छोटा होना चाहिए। ऑड डेज हमेशा, ये 51 भी यहाँ पे 34 भी जोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 34 51 दोनों को यहाँ लिख करके जोड़ दोगे, आंसर वही आएगा। लेकिन हमेशा उतना बड़ा जोड़ घटाव मत करो, हमेशा विषम दिन 7 से छोटा होना चाहिए। तो क्यों हम 34 को लिखे, क्यों 51 को लिखे? हम डायरेक्ट 34 में 7 से भाग देते हैं और बताओ शेषफल कितना आएगा? तो 17 पचे 35 नहीं, 17 चौका 28, मतलब 6 विषम दिन आएगा। अरे यार देखिए क्या है, आपको थोड़ा सा ये डिलीट हो गया है, थोड़ा सा फिर से वही मैं लिख देता हूं। इसको क्या है, 2 भागों में बांटिए। प्लस 68, इसमें कितना ऑड डेज था? अभी जस्ट हमने देखा था 0। इसमें कितना ऑड डेज था? 3। और पहले आपने देख लिया है ना अभी ऑड डेज का कॉन्सेप्ट। चलिए, तो हम लोग क्या देख रहे थे? 68 में भी हम लोगों ने देखा था क्या चीज कि 34 क्या होते हैं आपको, 17 आपको लीप ईयर थे और 51 आपको ऑर्डिनरी ईयर था। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जब 17 लीप ईयर में 34 ऑड डेज आया है तो हमेशा ऑड डेज जो है वह कम होना चाहिए, किससे? 7 से। तो मतलब भागा दे देंगे 7 से, तो शेषफल कितना आ जाएगा? शेषफल कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। एक और था 51 था, इसको भी 7 से भाग दीजिए, 7 7 जा 49, शेषफल कितना आएगा? रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2। अब यहाँ पे 34 लिखोगे तो जोड़ घटाव में दिक्कत होगा, मतलब 51 और 34 जोड़ने से ज्यादा आसान न है कि 6 और 2 को जोड़ा जाए। मतलब आप यहाँ पे जोड़ करके +6 और प्लस क्या लिख दीजिए 2। अब ये 68 तक, मतलब 1868 तक का आपने लीप ईयर निकाल लिया, सॉरी 1868 तक का आपने शेष दिन निकाल लिया। अब हमको क्या करना है? अब हमको जाना है 1 जनवरी 1869 से लेकर के 2 अक्टूबर 1869 तक में कितना ऑड डेज है पता चल जाए, उनको जोड़ दीजिए, 7 से भाग दे दीजिए, जो शेषफल आएगा वही आपका आंसर होगा। अब देखिए क्या है, अब इसके बाद क्या क्या आएगा? तो जनवरी आएगा। जनवरी में आप जानते हैं जनवरी में कितना ऑड डेज होता है आपका? 3 होता है, क्योंकि जनवरी में 31 दिन होता है, 7 से भाग दोगे 3 ऑड डेज निकल जाएगा। फरवरी 1969 है, फरवरी कितने दिनों का होगा? तो फरवरी यहाँ पे 28 दिनों का होगा। मतलब यहाँ पे अगर 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाए? 0। मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल में 2 ही होगा ना, 30 दिन होता है। अप्रैल, मई, जून, मई के बाद क्या आएगा? जून, जुलाई, अगस्त, जुलाई अगस्त सेम डे होता है। सितंबर और अक्टूबर में तो 2 तारीख तक ही जाना है, तो यहीं तक लिखेंगे। अब इन सब को जोड़िए, इन सब को जोड़िए, 6 और 3 9 और 2 11 और 3 14। जैसे ही 7 का मल्टीपल आए ना, उसको डायरेक्ट तुम हटा सकते हो, ये भी एक तरीका है। या फिर से सबको जोड़ करके 7 से भाग दीजिए। तो 6 और 3 9 और 2 11 और 3 14, 3 17, 2 19, 3 22 और 2 कितना होगा? 24, 3 27, 3 30, 2 32 और 2 34। अब 34 और डेज भाग, अब 7 से छोटा हमेशा होना चाहिए, बराबर शेषफल कितना आ जाएगा? तो शेषफल जो आपको आएगा वो आएगा 6। अब देखिए ये हुआ आपका फाइनल ऑड डे, मतलब 2 अक्टूबर 1869 तक का जो फाइनल विषम दिन आया वो 6 आया। और 6 का मतलब कौन सा दिन होता है?
देखिए मंडे का मतलब 1 होता है, ट्यूसडे का मतलब 2 होता है, वेडनेसडे का मतलब 3 होता है, थर्सडे का मतलब 4 होता है, फ्राइडे का मतलब 5 होता है, सैटरडे का मतलब 6 होता है। मतलब 6 आया है, 6 का मतलब शनिवार। मतलब हमारे बापू जो थे महात्मा गांधी, उनका जन्म जो हुआ था वो शनिवार को हुआ था। क्लियर है? चलिए अब हम लोग अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। देखिए एक और आपको पजल आ गया। एक और पजल देखिए क्या है। पजल देखिए क्या है ये है आपका कि पी क्यू आर एस टी यू भी 7 मित्र जो प्रतिदिन कॉलेज जाने के लिए एक निश्चित ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, जो स्टेशन संख्या 1, 2, 3, 4 तथा 5 पे क्रमशः रुकती है, और ये सभी स्टेशन बेस स्टेशन के बाद आता है। तो पहले तो आप जानते हैं कि अगर पजल आप बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका ढांचा सही से बनाना होगा। अगर आपने पजल को बेस सही से लिया, शुरुआत सही से किया, तो पजल बनाना बहुत आसान हो जाता है। जब कभी भी ऐसा सवाल है तो कैसे बनाओ, देखो सबसे पहले बेस स्टेशन आया होगा, उसके बाद स्टेशन संख्या 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और फिर क्या आया होगा 5। अब इसको ऐसे लाइन खींचते हैं, ऐसे लाइन खींचते हैं। और चूंकि कुछ अप का मतलब कौन कौन चढ़ेगा, चढ़ने अप कौन कौन, कौन बेस स्टेशन पे कौन पहला दूसरा तीसरा कौन कहाँ चढ़ेगा, और डाउन का मतलब कौन कहाँ उतरेगा। ये चीज हमको ऐसे करके पहले आपको क्या करना है, आपको ढांचा ऐसे करके पहले बना लेना है आपको। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अब सवाल कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोगों को क्या बोलता है सो देखिए, पहले चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। बोलता क्या है आपका कि 3 मित्र बेस स्टेशन पे ट्रेन पे सवार होते हैं। चलिए इस ट्रेन पे बेस जो स्टेशन है वहां पे 3 मित्र चढ़ेंगे। अब क्या होगा आपका, यू जिस स्टेशन पे उतरता है उसके ठीक अगले स्टेशन पे एस उतरता है। अब हमको तो यही नहीं पता यू कहां उतरेगा, लेकिन जहां भी यू उतरेगा उसके जस्ट अगले स्टेशन पे एस उतर जाएगा। क्यू के साथ अन्य 2 मित्र सवार होते हैं, लेकिन क्यू पी और टी के साथ उतरता है। क्यू के साथ 2 मित्र और जाएंगे सवार होने में, अप में, ये अप का साइन हम दे रहे हैं। क्यू के साथ 2 लोग और चढ़ेंगे, बट क्यू किसके साथ उतरेगा, तो क्यू जो है पी और टी के साथ उतरता नहीं है। मतलब क्यू के साथ जो है आपका क्या लिखा हुआ है कि क्यू के साथ अन्य 2 मित्र सवार होते हैं, लेकिन क्यू पी और टी के साथ नहीं उतरता, ये बात याद रखना। मतलब जिस स्टेशन पे भी क्यू चढ़ेगा वहां पे 3 आदमी चढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है आपका, भी अकेले स्टेशन 3 पे सवार होता है। तो ये लाइन तो हमारा क्लियर हो गया कि भी अकेले स्टेशन 3 पे सवार होगा। ये भाई साहेब अकेले चढ़ेंगे स्टेशन 3 पे, तथा एक स्टेशन क्रॉस करने के बाद अगले स्टेशन आर के साथ उतर जाता है। एक स्टेशन क्रॉस करने के बाद किसके साथ उतर जाता है, आर के साथ भी आपको उतर जाता है। फिर देखिए क्या होता है आपको, पी ये हो गया है, पी जिस स्टेशन पे उतरता है उसके ठीक पहले वाले स्टेशन पे चढ़ता है, और स्टेशन 2 पे कोई भी नहीं चढ़ता है। बोला कि स्टेशन 2 पे ये वाला स्टेशन हमारा वैकेंट रहेगा, ये खाली जाएगा। इसको ऐसे क्रॉस कर दीजिए, इसको ऐसे क्रॉस कर दीजिए कि भाई 2 नंबर स्टेशन पे कोई नहीं चढ़ेगा आपका। और बोला है कि पी जिस स्टेशन पे चढ़ेगा उसके अगले वाले पे उतरेगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। उसके आगे देखिए क्या बोलता है, आर यू के साथ चढ़ता है, लेकिन न तो क्यू और न ही एस के साथ उतरता है। अच्छा, आर जो है, आर और यू साथ में चढ़ेंगे, आर और यू जो है वो साथ में चढ़ेंगे, बट क्यू और एस के साथ नहीं उतरेंगे। टी अन्य 2 पी तथा एस के साथ चढ़ता है। अच्छा, टी 2 लोग, टी जो है वो पी और एस के साथ चढ़ेगा, टी जो है पी और एस के साथ चढ़ेगा,
तथा एस के उतरने वाले स्टेशन के ठीक अगले स्टेशन पे उतर जाएगा, और जहां भी एस उतरेगा उसके जस्ट अगले स्टेशन पे टी उतर जाएगा। अभी भी कुछ डेटा नहीं मिल रहा है, पहले और पढ़ लेते हैं। क्यू तथा एस एक ही स्टेशन पे उतरते हैं जो कि स्टेशन संख्या 3 है। बोला इस लाइन का भी हमारा काम खत्म हो गया कि क्यू तथा एस स्टेशन 3 पे उतरते हैं। क्यू तथा एस जो है वो स्टेशन 3 पे उतरते हैं। और एक लाइन बोला था अभी टी वाला, टी एस के उतरने वाले स्टेशन के ठीक अगले स्टेशन पे उतर जाता है। ये तो हमको बोला है ना आपका। इस लाइन का भी हमारा मामला खत्म हो गया है कि टी जो है वह पी और एस के साथ चढ़ता है, वहां हमने लिख दिया। और टी जो है आपका वो एस के उतरने के अगले वाले स्टेशन पे क्या करता है, वो उतरता है। एस के अगले वाले स्टेशन पे कौन उतरेगा, टी उतरेगा। 2 4 5 लोग हो गए हैं, 2 लोगों को और उतारना है हम लोगों को, जो कौन कौन है, एक तो यू है, एक और कोई होंगे। चलिए अब हमारे पास इतना डेटा हमको मिल गया है। अब देखो पी और एस जो है, पी और एस जो है वह जरूर 3 नंबर से पहले चढ़ेगा, क्योंकि जब चढ़ेगा तभी ना उतरेगा भाई। मतलब जब यहाँ पे आपका 3, जब आपका 4 यहाँ, सॉरी जब 3 में क्यू और एस उतर गया है तो या तो बेस में चढ़ा होगा या तो 1 पे चढ़ा होगा। और आपको पहले से पता है कि P जहां चढ़ेगा उसके अगले वाले पर उतरेगा। या लिखा हुआ था कहीं पे आपका कि देखिए कि P जिस स्टेशन पे उतरता है उसके ठीक पहले वाले पे चढ़ता है। मतलब अगर P को तुम यहां ले लेते हो, यहाँ पे P को तुम अगर यहां ले लेते हो तो उसके ठीक अगले वाला पे आपको ये सबको उतरना पड़ेगा आपका। ऐसा तो होगा नहीं आपका। तो आपके पास अगर तुम देखते हो, अगर कोई भी अगर यहाँ पे पूरा पढ़ते हो, और साथ ही साथ बोला है कि U जिस स्टेशन पे उतरता है उसके ठीक अगले स्टेशन पे एस उतरता है। मतलब एस तो यहाँ पे उतरा है ना भाई, तो U क्या लिखा हुआ है पढ़िए कि U जिस स्टेशन पे उतरता है उसके ठीक अगले स्टेशन पे एस उतरता है। तो यू एस यहाँ पे 3 में उतरा है तो यू कहाँ उतरेगा, 1 पे उतरेगा आपका। अब उतरने वाला देखिए 2 4 5 6 लोग हो गया है। अब एक ही आदमी ऐसा है जिसको आपको उतारना है आपको, वह कौन है आपका, तो वो आपका पी क्यू, पी है आपका पी। अब हम लोग को देखना है कि पी तो बैक टू बैक में अरेंज होगा, पी बैक टू बैक में। जहां पी होगा, जहां उतरेगा उसके जस्ट अगले वाले पे वो क्या करेगा, आपको चढ़ेगा आपका। मतलब हमारा फिक्स हो चुका है, हमारा क्या हो चुका है, फिक्स आपका। अब एक ही उपाय ना बच रहा है भाई, क्या बच रहा है कि यू के, अब देखिए अब एक ही उपाय है आपका टीपीएस। मतलब यहाँ पे हो जाएगा टी पी और कौन हो जाएगा एस। पी जहां चढ़ेगा उसके अगले वाले पे पी उतरेगा। दूसरा क्या हो जाएगा, 3 आदमी क्यू के साथ चढ़ेंगे तो वो 2 आदमी और कौन बच गया, आर और यू। तो क्यू के साथ आर और यू चढ़ेगा। देखो बेस स्टेशन पे 3 आदमी हो गया, 3 और 3 6 और 1 7, 2 और 2 4 और 1 5 और 2 कितना हो गया 7। चूंकि टी पी और एस को तुम पहले तो ले ही नहीं सकते हो, आपको यहां ले लोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा आपका। तो हमको तय है आपको कि उसको जब भी लेना पड़ेगा आपको, तो आपको टीपीएस को यही लेना पड़ेगा, क्यू आर यू को यही लेना पड़ेगा। हो गया क्या, देख लीजिए इसको। क्योंकि Q को P और T के साथ भी नहीं उतरना है ना भाई, ये भी तो, ये लाइन भी तो ध्यान देना है आपको कि Q ना तो P और नहीं T के साथ उतरता है आपका। क्लियर हो गया, ये है आपका 110 से 113 नंबर का अरेंजमेंट। नेक्स्ट देखिए क्या है, अब इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना से है ये, 110 से देखिए आंसर। 110 नंबर क्वेश्चन देखिए, 110 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्या चीज है आपका कि टी कौन से स्टेशन पे उतरता है। 110 का हमारा आंसर होगा स्टेशन नंबर 4 पे उतरता है, बी नंबर। नेक्स्ट 111 नंबर देखिए क्या है। 111 नंबर है आपका कि आर तथा यू किस स्टेशन पे सवार होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बेस स्टेशन पे। नेक्स्ट देखिए 112 नंबर सवाल, कितने स्टेशन के बाद क्यू उतर जाता है।
Q 2 स्टेशन के बाद उतर जाता है। ऑप्शन नंबर 4 112 का। 113 नंबर सवाल देखिए कि किस स्टेशन पे Q सवार होता है, तो सवार वो होता है बेस स्टेशन पे। ऑप्शन नंबर 1 हो गया। तो ये ट्रेन वाला सवाल है, आसान होता है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो प्रश्नों को आप आराम से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जब तक रीजनिंग में आप सवालों से खेलना नहीं सीखेंगे, जब तक आप उस पर लगातार अभ्यास करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप रीजनिंग में अच्छा नहीं कर सकते हैं। इसलिए रीजनिंग को लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, कोई बात नहीं है, हमारा बैवो 100 में सिलेक्शन हो जाता है, वेरी गुड। अभी आपने मेंस का दिया है, अभी आपका रिजल्ट जाएगा, नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं, हम लोग हमेशा आपके लिए हैं। आप आइए हमारे कोचिंग में आके हमसे मिलिए, जितना हो पाएगा उतना हम आपकी सहायता करेंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब ये देखिए इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन आ गया। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं, अब इसको देखिए क्या है। क्वेश्चन क्या है आपका कि k इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू r। अब यहां देखिए, इसको सजाना नहीं है, k इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू r, तो k इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू u आपके स्टेटमेंट में दिख रहा है। आपको अपने स्टेटमेंट में साफ साफ दिख रहा है k बड़ा या बराबर है u से, और u बड़ा या बराबर है p से, और p बड़ा या बराबर है r से। इसका मतलब अब यहां पे ध्यान से देखो, तो k बड़ा या बराबर किससे हो गया, r से, पहला सही हो गया। दूसरा है आपका l बड़ा है r से, तो यहां देखो l बड़ा है u से, l बड़ा है u से, और u बड़ा है p से, या बराबर भी है कोई दिक्कत नहीं है, और p बड़ा या बराबर है r का। तो साफ साफ दिख रहा है l बड़ा है u से, u बड़ा p से, p बड़ा r से, तो l बड़ा होगा r से। इट मींस व्हाट, दोनों सही है, और दोनों सही के लिए लगाना है 5 नंबर आंसर। तो 100 कितना नंबर क्वेश्चन है ये, 114 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा, 114 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा 5। 115 नंबर सवाल देखो भाई, देखो बच्चों 15 नंबर सवाल देखिए क्या है। n इज लेस देन a, n छोटा है a से, कैसे बनाओगे, तो देखो n छोटा है a से, तो n यहां देखो n और r, चूंकि दोनों में कॉमन टर्म चाहिए, तो a के साथ भी r है, n के साथ भी r है, लेकिन n और r के बीच में ऑपोजिट साइन आ गया, तब तो भाई इनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा। मतलब ये वाला आपका पहला क्या हो गया, आपका गलत हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है, आपको देख लो ना, अगर तुमको दिक्कत है तो ऐसे लिख लो, n छोटा है o से, o बड़ा या बराबर r से, r छोटा है a से। n से a तक जाने के लिए रास्ता खुला हुआ होना चाहिए ना, यहां से आदमी जाएगा, यहीं पे रास्ता बंद हो गया। मतलब दो एलिमेंट के बीच में अगर ऑपोजिट साइन आ जाता है तो उन दोनों के बीच नो रिलेशन होता है, मतलब ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा है b इज लेस देन a, तो देखो b छोटा या बराबर t से है, b छोटा या बराबर t से, t छोटा है r से, t छोटा है किससे, r से, और r छोटा है a से, r छोटा है a से। इसका मतलब साफ साफ तुमको दिख रहा होगा कि b छोटा है a से। दूसरा कंक्लूजन सही हो गया, 115 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, 116 नंबर प्रश्न, फिर से इनइक्वालिटीज ही है आपका। s इज लेस देन g, तो देखो तो भाई s के साथ u है, s लेस देन और इक्वल्स टू t, t लेस देन u, और u लेस देन g। तो साफ साफ दिख रहा होगा s लेस देन g, पहला सही हो गया। w लेस देन और इक्वल्स टू r, तो देखो अब w और r के बीच में रिलेशन बनाना है, तो w के साथ t है और r के साथ भी t है, बट w और t के बीच में ही ऑपोजिट साइन आ जा रहा है, तो फिर r के साथ तो रिलेशन बनेगा ही नहीं, ये गलत हो गया। आंसर हो जाएगा ओनली वन फॉलोज। क्लियर हो गया। चलिए अब अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है आपका
कि दी गई अभिव्यक्ति को इस तरीके से पूरा करना है कि रिक्त स्थानों में इन विकल्पों को डालने के बाद आपका आंसर n छोटा है k से सही हो जाना चाहिए। मतलब इन ऑप्शंस में जैसे ही ऑप्शन दिए गए जिस क्रम में बाएं से दाएं की ओर, इन ऑप्शंस को आपको यहां पे लिखा हुआ है k डैश l डैश m डैश n। अब बोला है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन डालें यहां पे इसी ऑर्डर में कि n इज लेस देन k आपका क्या हो जाना चाहिए, सही हो जाना चाहिए। तो भाई बताओ, अगर n इज लेस देन k सही होना चाहिए, n छोटा है k से, तो इस तीनों जगह में कहीं पर भी ऐसा साइन मतलब लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा। इसमें कहीं भी इस प्रकार का साइन अगर हम डाल दें कहीं पर भी, या ऐसा कहीं पर भी साइन डाल दें, तब तो n कभी भी छोटा हो पाएगा क्या से, k से कभी नहीं हो पाएगा, बड़ा हो जाएगा आपका। इसका मतलब क्या हो गया कि जिस ऑप्शन में भी ऐसा वाला साइन दिख रहा है, जिस ऑप्शन में भी ऐसा वाला साइन दिख रहा है, जिस ऑप्शन में भी ऐसा वाला साइन दिख रहा है, वो ऑप्शन आपका डायरेक्ट रूप से एलिमिनेट हो जाएगा। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर 1। देखो डालते हैं, यहाँ पे पहला है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, फिर है इक्वल्स टू, फिर है ग्रेटर देन। अब चेक करो, n लेस देन m इक्वल्स टू l लेस देन k, मतलब n इज लेस देन क्या हो जाएगा, k, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मतलब 117 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है सब लोगों का? चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अच्छा, साइलोलिज्म है हमारा अगला प्रश्न। चलिए ये भी अच्छा है, साइलोलिज्म का सवाल होना चाहिए था। देखिए साइलोलिज्म क्या बोलता है, बोलता है कि सभी एनर्जी फोर्स है। देखिए सभी एनर्जी क्या है आपको, फोर्स है आपको। फिर बोला है कोई फोर्स टॉर्क नहीं है, नो फोर्स इज टॉर्क, कोई फोर्स टॉर्क नहीं है, सभी टॉर्क पावर है। ये सभी टॉर्क जो है वो क्या है आपको, पावर है। ऐसा ही डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम लोग। साइलोलिज्म वेन डायग्राम से पढ़ रहे हैं। साइलोलिज्म 50-100 से भी पढ़ा जाता है। क्रॉस कैंसिलेशन, वर्टिकल कैंसिलेशन भी होता है, AEIOU रूल भी होता है। बट जो बेस्ट रूल है साइलो का, जो आपको अप्लाई करना चाहिए, हर विद्यार्थी को अप्लाई करना चाहिए, दैट इज वेन डायग्राम रूल। अब देखिए कंक्लूजन, सभी एनर्जी का पावर होना एक संभावना है। तुम सोचो, ये सभी फोर्स को कहां जाने के लिए मना किया है, टॉर्क में जाने के लिए मना किया है। अब तो भाई ये सभी फोर्स पावर में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, एकदम मान लो एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि पटना में बहुत सारा जगह है, मान लीजिए कि पटना जो है वो कहाँ पे है, आपको बिहार में है। पटना कहाँ पे है, बिहार में है। और आपको बोला गया कि कोई भी बिहार का आदमी रांची नहीं जाएगा। क्या बोला गया कि कोई भी बिहार का आदमी रांची नहीं जाएगा, बिहार और रांची वाले के बीच कोई संबंध नहीं होगा। दोनों सरकार ने आपस में कर लिया कि भाई रांची और बिहार में कोई संबंध नहीं, आज से सारा संबंध खत्म हो गया। और ये पूरा रांची किसमें है, झारखंड में है। अब बताओ, बिहार वाले को रांची जाने के लिए मना किया गया है। अब तुमसे बोला गया कि पटना का एक आदमी कोई दूसरा, झारखंड में तो और भी बहुत सारा जगह है आपका, मान लीजिए क्या चीज कि वो देवघर चला गया। कोई आदमी कहां चला गया, पटना का एक आदमी देवघर चला गया। तो क्या पटना का आदमी देवघर जा सकता है कि नहीं जा सकता है? एकदम जा सकता है भाई, क्योंकि आपको मना कहां जाने के लिए किया गया है, तो फोर्स को टॉर्क में जाने के लिए मना किया गया है। तो जब फोर्स ही टॉर्क में नहीं जाएगा तो एनर्जी तो कभी भी टॉर्क में नहीं जाएगा। बट यह एनर्जी, संभावना है कि एनर्जी आराम से पावर में चला जाए, मना थोड़ी किया गया है। मतलब पहला जो हमारा कंक्लूजन है कि सभी एनर्जी का पावर होना एक संभावना है, पहला सही हो जाएगा। दूसरा है सभी पावर का फोर्स होना एक संभावना है। अब सोचो, बोला गया कि सभी झारखंड का आदमी बिहार आ जाएगा।
सोचो अगर ये सभी झारखंड का बिहार आएगा तब तो रांची वाला भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तब तो हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है रांची सरकार के साथ वो तो हमारा टूट जाएगा, जो कि नहीं हो सकता है। इसी कारण से अगर ये सभी पावर को तुम फोर्स में लेकर आओगे तो उसके साथ साथ ये टॉर्क भी तो आ जाएगा, जो कि टॉर्क नहीं आना चाहिए। दैट्स वाई आपका ये वाला गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ओनली वन फॉलोज, और ओनली वन फॉलोज के लिए आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है आपका, क्या चीज है आपका कि नो गैजेट, कोई गैजेट मशीन नहीं है। कोई भी गैजेट क्या नहीं है आपका? मशीन नहीं है। सभी मशीन कंप्यूटर है, और ये सभी मशीन जो है क्या है आपको? कंप्यूटर है आपको। पहला है कोई कंप्यूटर गैजेट नहीं है। हमसे बोला गया है कोई गैजेट मशीन नहीं है, तो कोई मशीन गैजेट नहीं है, ये बात तो सही है। बट अगर हम बोल रहे हैं कि कोई कंप्यूटर गैजेट नहीं है तो ये तो डाउट का चीज है, क्योंकि कंप्यूटर के इस वाले बहुत सारे पोर्शन के बारे में आपको कोई जानकारी ही नहीं दी गई है। और आपने साइलो में पढ़ा होगा कि जो चीज डाउट में होता है वो कभी भी 100% सही नहीं होता है। दैट्स वाई पहला गलत हो गया। दूसरा है सभी कंप्यूटर का गैजेट होना एक संभावना है, तो ये सभी कंप्यूटर अगर गैजेट में जाएगा तो मशीन भी चला जाएगा, और मशीन और गैजेट के बीच में नो का मत रिलेशन है, मतलब उनके बीच कभी कोई संबंध बन ही नहीं सकता है। दैट्स वाई ये भी गलत हो जाएगा। नन फॉलोज, ऑप्शन नंबर 4। और हमारे प्रश्न का, हमारे प्रश्न पत्र का, हमारे क्वेश्चन का, हमारे एग्जाम का अंतिम सवाल आपके सामने है। क्या है सो देखिए, ये भी साइलोलिज्म है। कुछ होटल ईंट है, लिखा हुआ है कि कुछ होटल जो है वो क्या है आपको? ब्रिक्स है आपको, ईंट है आपको। फिर बोला है सभी बनाना ब्रिक है। सभी बनाना क्या है आपको? सभी बनाना क्या है? ब्रिक्स है। पहला कंक्लूजन है कुछ केले होटल है। भैया ये केला और होटल में कोई रिलेशन है क्या? कोई रिलेशन नहीं है, पहला गलत हो जाएगा। पॉसिबिलिटी रहता तो देखा जाता। फिर बोला कुछ ईंट होटल है। अगर कुछ होटल ईंट है तो कुछ ईंट भी होटल होगा, ये सही हो गया। फिर बोला कोई केला होटल नहीं है। आप पढ़े होंगे कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव कंक्लूजन 100% में कभी सही नहीं होता है। दैट्स वाई ये गलत हो गया। अब देखिए, अब यहां पे दूसरा नंबर तो 100% सही है, लेकिन पहला और तीसरा गलत भी है। दोनों का एलिमेंट भी सेम है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव भी है, और सम प्लस नो भी है। अब आपको याद आ गया होगा कि यह पहला और तीसरा नंबर निष्कर्ष जो है वो ईदर एंड और के सारे कॉन्सेप्ट को फुलफिल कर रहा है। दैट्स वाई पहला और तीसरा में आपको क्या लग जाएगा? पहला और तीसरा में आपका ईदर एंड और लग जाएगा आपका, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? ओनली टू एंड ईदर 1 और 3 फॉलोज। कौन से ऑप्शन में भाई? ओनली 2 है, ऑप्शन नंबर 4। ओनली ईदर 1 और 3 एंड 2 फॉलोज। वेरी गुड, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सारा डिस्कशन समझ में आया होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसका डिस्कशन को अच्छे से किया। आज के लिए इतना ही। मैं शुभम तिवारी आपको वैभव 100 के रीजनिंग के मेंस का डिस्कशन ले रहा था। किसी प्रकार की परेशानी हो तो नीचे दिए गए कमेंट में कमेंट कीजिए। अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हो सके तो शेयर कीजिए। आपका एक कमेंट, एक शेयर और एक लाइक जो होता है बहुत वैल्यूएबल होता है हम लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।